Namaskar, I'm Sahil and you are watching Discover Rajasthan. Know your beautiful Rajasthan and Rajasthani culture and secure your government job with me. So welcome in Discover Rajasthan. तो लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे कि जो महाराणा कुंभा के बारे में हम पढ़ रहे थे, इसके बारे में महाराणा कुंभा। तो यहाँ पे अपने देख रहे थे कि उन्होंने कौन से प्रमुख दुर्गों का निर्माण करवाया था, और जो कुंभलगढ़ दुर्ग था उसका वास्तुकार मंडन था। ये बार बार एग्जाम में आता है। और इन्होंने अचलगढ़ दुर्ग बनवाया आबू में, बसंती दुर्ग और मचान दुर्ग सिरोही में बनवाए, और पोमट दुर्ग बोराट के पठार पर। ठीक है। और इन्हें कहा जाता है कि 84 में से 32 दुर्ग इन्होंने बनवाए, ये कहा जाता है। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने अचलगढ़, कुंभलगढ़ व चित्तौड़ में, इन तीनों जगहों पर कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा? कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। और जो भंडारी वेल का है, भंडारी वेल का चित्तौड़ में श्रृंगार चंवरी के मंदिर का निर्माण कराया। श्रृंगार चंवरी मंदिर का निर्माण। इसके बाद जो महाराणा कुंभा है उन्हें संगीत गुरु भी कहा जाता था। और महाराणा कुंभा के जो संगीत गुरु है वो सारंग व्यास थे। ठीक है। जब इन्होंने संगीत के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महाराणा कुंभा इनके संगीत गुरु कौन थे? इनके संगीत गुरु थे सारंग व्यास। स से संगीत, स से सारंग। ठीक है। और वीणा वाद्य यंत्र कुंभा बजाते थे। कौन सा? कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा वाद्य यंत्र। वीणा वाद्य यंत्र कुंभा बजाते थे। एक जो जिसने कुंभलगढ़ ग्रंथ का वास्तुकार था मंडन, उसका भाई था नाथा। उसने एक वास्तु मंजरी ग्रंथ की भी रचना की थी, वो हम आगे देखेंगे। कुंभा द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो देखते हैं। कुंभा द्वारा लिखे गए ग्रंथ। इसमें ऐसे करते हैं, ये 3 ऑप्शन में एक सेम दे देते हैं और चौथा अलग। इनमें से पूछते हैं कि कौन सा नहीं लिखा गया। तो कुंभा द्वारा लिखे गए ग्रंथ। कुंभा द्वारा लिखे गए ग्रंथ। वो जो कुंभा ने वैसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे, तो उनमें से जो प्रमुख ग्रंथ है, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। उनमें से जो प्रमुख ग्रंथ है, पहला है संगीत राज 5 भागों में विभक्त। पहला है संगीत राज। संगीत संगीत राज। तो ये है 5 भागों में विभक्त। 5 भागों में विभक्त।
इसके बाद आता है संगीत मीमांसा। इनके आपको नाम याद होने चाहिए अच्छे से सारे, इस इम्पोर्टेंट है। संगीत मीमांसा। इसके बाद आता है सूड़ प्रबंध। सूड़ प्रबंध के बाद आता है कामराज रतिसार। इसके बाद आता है हरवर्तिका। इसके बाद आता है जयदेव ने लिखा था गीत गोविंद। ठीक है। और इसके समय जो दरबारी कवि थे उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे। और यहाँ पे नाट्य कला का भी इसमें वर्णन था। ठीक है। और कुंभा के काल में कवि अत्रि और महेश ने ही कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसके काल में हुई थी? महाराणा कुंभा के काल में हुई थी। जो हमने पहले पढ़ा था कि विजय स्तंभ की सबसे ऊपरी मंजिल है कीर्ति स्तंभ। ठीक है, वो आप याद रखना, 9वीं मंजिल। उसकी रचना की थी अत्रि और महेश ने इसी के काल में। और जीवन के अंतिम समय में बताते हैं कि कुंभा को उन्माद रोग हो गया था। ठीक है। तो एक दिन वो क्या 1468 ईस्वी में मामादेव की कुंड के निकट बैठे थे, तो उनके जो पुत्र थे उद्दा, उन्होंने ही धक्का देकर उनकी हत्या कर दी थी। तो उद्दा को पितृहंता शासक कहा जाता है। तो कुंभा के बाद मेवाड़ का शासक उद्दा बना, लेकिन वहाँ की जनता ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और बाद में रायमल ने उसे परास्त कर दिया था दाड़िमपुर के युद्ध में। चलो उससे पहले अपने देख लेते कुंभा के दरबारियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ। कुंभा के दरबारी मंडन द्वारा लिखे गए ग्रंथ, ये भी पूछा जाता है। इसने भी बहुत ग्रंथ लिखे गए ग्रंथ। तो मंडन ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे? मैक्सिमम नाम तो इसके मंडन से ही है। जैसे इसने लिखा था रूप मंडन, जो कि था मूर्ति कला से संबंधित। मूर्ति कला में ही उसका रूप दिया जाता है। वास्तु मंडन तो ये जो घर की वास्तु बनावट उससे संबंधित हो गया। फिर आता है शकुन मंडन। इसके बाद आता है प्रासाद मंडन। इसके बाद आता है देव मूर्ति प्रकरण। इसके बाद आता है राजवल्लभ। तो राजवल्लभ का ध्यान रखना मंडन था। ठीक है। और एक आता है जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है ये आप याद रखना अच्छे से, कोदन या कोदन मंडल। और ये भी पूछा जा चुका है कोदन मंडल किससे संबंधित है? तो धनुर्विद्या से। धनुर्विद्या संबंधी। ठीक है। और कुंभा की जो पुत्री थी रमा देवी, वो भी संगीत की अच्छी जानकार कह सकते हैं, अपने ज्ञाता थी या वो कह सकते हैं। और मंडन का भाई है। तो ये नेक्स्ट लाइन में देख लेते हैं। एक मंडन का है भाई, क्या नाम है उसका? मंडन के भाई का नाम है नाथा। इसने लिखा था ग्रंथ कौन सा? वास्तु मंजरी। वास्तु
मंजरी, ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो जो कुंभ और ऊपर उनके थे वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुंभ और मंडन के जितने भी ग्रंथ थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अब क्या होता है कि इसके बाद एक घटना होती है, चंपानेर की संधि होती है, ये पूछी जाती है एग्जाम में। 1456 ईस्वी में किसके बीच में होती है? 1456 ईस्वी में क्या होती है? चंपानेर की संधि होती है। चंपानेर की संधि ये होती है मालवा के महमूद खिलजी, और गुजरात के कुतुब शाह। इनके मध्य होती है। ठीक है। अब बात आती है अगले शासक की, उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या घटना हुई थी। तो कुंभा का जो पुत्र था उदयकरण या उद्दा उसे कहते थे, कुंभे के पुत्र को कहते थे उदयकरण या उदा। ठीक है। और एक पुत्र था इसका रायमल। अब क्या होता है कि 1468 में ये अपने पिता की हत्या कर देता है जब ये तालाब के किनारे बैठे होते हैं, ठीक है, अपने पिता की। तो उदाकरण क्या हो गया? पितृहंता शासक, पितृहंता शासक। ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये पितृहंता शासक होता है तो इस वहाँ की जनता भी इसे स्वीकार नहीं करती है। फिर 1473 में इसका रायमल यहाँ पे आक्रमण करके यहाँ पे अधिकार जमा लेता है। ठीक है। और ये यहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लेता है चित्तौड़ पर, और ये चला जाता है मालवा। और यहाँ बिजली गिरने से उद्दा की मौत हो जाती है। बिजली गिरने से उद्दा की हो जाती है मौत। तो वो अब हम अगले शासक के बारे में पढ़ेंगे, वो है रायमल। ठीक है। रायमल शासक कौन है? इसका शासनकाल रहा था 1473 से 1509 ईस्वी तक। 1473 से 1509 ईस्वी तक। और रायमल की एक रानी थी जिनका नाम था श्रृंगार चंवरी। क्या था? श्रृंगार, सॉरी, श्रृंगार देवी। इन्होंने क्या था, चित्तौड़ में गोसंडी तालाब का निर्माण कराया था, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। किस चीज़ का निर्माण कार्य करवाया? गोसुंडी तालाब। वो यहाँ क्या है कि चित्तौड़ में गोसुंडी अभिलेख भी मिला था। तो ये जो गोसुंडी बावड़ी या ये कहाँ पे है? चित्तौड़ में है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है। और रायमल ने चित्तौड़ में एक अद्भुत शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया। और यहाँ पे लिख लो कि तो गोसुंडी अभिलेख भी यहाँ पे मिला था। गोसुंडी अभिलेख।
ये माना जाता है 2 BC काल का। ठीक है। और इसके भागवत क्या जानकारी मिलती है यहाँ पे, उस टाइम पे भागवत या वैष्णव धर्म होने की जानकारी। धर्म होने की जानकारी, ये जानकारी यहाँ पे मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे ला जो शासक कौन होता है उसके बारे में। रायमल का पुत्र होता है, रायमल है ये, जिसका भी शासन काल चल रहा है। इसका पुत्र है पृथ्वीराज सिसोदिया। ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया, इसे बोलते हैं उड़ना राजकुमार। ठीक है, तो ये पूछा भी जाता है उड़ना राजकुमार किसे बोलते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया को। अब ये आक्रमण कर देता है संग्राम सिंह या राणा सांगा पे। ठीक है, इस पे राणा सांगा पे। ये किसका पुत्र है, राणा सांगा, संग्राम सिंह बोल सकते हैं इसे। यहाँ पे संग्राम सिंह लिख लेते हैं, आगे राणा सांगा लिखेंगे हम इसे, या महाराणा सांगा। संग्राम सिंह राणा सांगा। और ये कर देता है आक्रमण, मतलब ये इसलिए करता है कि यह है चित्तौड़ का अगला शासक पृथ्वीराज सिसोदिया बन सके। अब क्या होता है कि चारणी महिला है, इसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। एक चारणी नामक महिला ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि जो अगला शासक होगा चित्तौड़ का वो महाराणा सांगा होगा। ठीक है। और इसके बाद क्या है कि यहाँ से जब पृथ्वीराज सिसोदिया ने आक्रमण किया तो ये चले गए थे इनकी एक आंख चली गई थी। ठीक है। और एक इनके पुत्र थे जयमल, 3 थे। ठीक है, एक थे जयमल। तो जो जयमल और पृथ्वीराज सिसोदिया है ये दोनों एक साथ थे, ये किसी पंडित के पास भी गए थे। ठीक है। और जो महाराणा संग्राम सिंह ने इसने कहाँ पे शरण ली थी, अजमेर के करमचंद पवार के पास शरण, सेवत्री गांव में। कौन से, सेवत्री गांव में। तो संग्राम सिंह अजमेर के करमचंद पवार के पास शरण। ठीक है, कौन से गांव में, सेवत्री गांव में। ये यहाँ पे लेते हैं शरण। इसके बाद जो शासक है अगले, वो राणा सांगा ही बनते हैं। जो हम राणा सांगा के बारे में इसे पढ़ेंगे, इसे हिंदू पथ के नाम से भी कहा जाता था और सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता था। इसके समय खातौली के जो युद्ध हुआ, पानीपत का हुआ, वो पढ़ेंगे अपने जैसे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे महाराणा सांगा के बारे में। तो अब हम देखेंगे महाराणा सांगा के बारे में। इनका जो शासन काल था महाराणा सांगा का, यह संग्राम सिंह ने बोलते थे
ये था 1509 से 1528 तक, ठीक है। और इन्होंने इस बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और बहुत ही प्रभावशाली शासक थे, शक्तिशाली शासक कह सकते हैं अपने, और प्रतापी शासक थे। इतिहास में इन्हें हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध है, हिंदूपत के नाम से इतिहास में। जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, इतिहास में हिंदूपत के नाम से पत के नाम से प्रसिद्ध। अब जब नेक्स्ट बात आती है, और जो कर्नल टोड है, इन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा। क्यों कहा? क्योंकि खानवा के युद्ध में इनके शरीर पर 80 घाव लगे थे, तो इन्हें और क्या कहा जाता है? सैनिकों का भग्नावशेष। सैनिकों का भग्नावशेष, ये बात है जो सैनिकों का भग्नावशेष किसे कहा जाता है, ये एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सैनिकों का भग्नावशेष किसे कहा जाता है, तो महाराणा सांगा को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके शरीर पे खानवा के युद्ध में शरीर पर 80 घाव हो गए थे, 80 या 80 से अधिक। अब हम बात करते हैं प्रमुख युद्ध की। सबसे पहले क्या है कि महाराणा सांगा हराते हैं इब्राहिम लोदी को, एक नहीं वो भी 2 बार। उसके बारे में हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो इधर है मेवाड़ के शासक। मेवाड़ के शासक कौन है? महाराणा सांगा। और इधर है दिल्ली का शासक, कौन? इब्राहिम लोदी, ठीक है। और ये आपको डेट भी याद रखनी है इनकी, कब हुए थे ये युद्ध। खातौली का युद्ध डायरेक्ट पूछा जाएगा कब हुआ था, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं एक बार। 1517 में होता है खातौली का युद्ध, किनके बीच में? महाराणा सांगा और। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि खातौली का जो युद्ध है वो किन किन के बीच में होता है। खातौली का युद्ध, ये होता है खातौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में। इसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और जीत होती है महाराणा सांगा की, ठीक है। वर्तमान में खटौली कोटा ज़िले के अंदर है। और फिर जो 1518 में वापस ये इब्राहिम लोदी को हराते हैं, ये धौलपुर या बारी का युद्ध होता है, बारी का युद्ध, ठीक है। फिर होता है एक और युद्ध इनके बीच में, कौन सा? 1518 ईस्वी में। आप ये खातौली वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बारी का युद्ध जो वर्तमान में धौलपुर में है, बारी का युद्ध, ठीक है। इसमें होती है इब्राहिम लोदी की हार और अगेन जीत होती है महाराणा सांगा की। अब इसके पैरेलल में एक और बात चल रही होती है कि ये युद्ध होने के बाद 1526 में बाबर आक्रमण करता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लेते हैं, यहाँ पे शासक है बाबर, ठीक है। बाबर ने रखी थी मुगल वंश की नींव, ठीक है। और 1494 ईस्वी में ये फरगना का राजा बन गया था, ये फरगना नामक जगह का, ठीक है। और इनके बीच में होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। ये भी वैसे सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। और ये कब होता है? तो 1526 ईस्वी में, आपको पता होना चाहिए। इसमें हार होती है किसकी? इब्राहिम लोदी की, और ये दिल्ली पे कब्जा जमा लेता है जीत के, और मुगल वंश की यहाँ पे कर देता है स्थापना। अब क्या होता है कि
नेक्स्ट युद्ध होगा वो बाबर और ये महाराणा सांगा के बीच होगा। और महाराणा सांगा भी अपनी जो शक्तियां हैं वो बढ़ा चुके थे। और इन्होंने एक मुख्य कार्य ये किया था, दिल्ली गुजरात और मालवा के शासक कभी भी मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए खतरा बन सकते थे, अतः इसने सभी को मतलब एकत्रित एक साथ रखा, इकट्ठा रखा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बयाना का युद्ध। फिर उसके बाद होगा खानवा का युद्ध जो इम्पोर्टेंट है, 17 मार्च 1557। एक सेकंड। 16 फरवरी यहाँ पे शासक है सांगा। ठीक है। और बात है बयाना की, जो अभी भरतपुर में है बयाना, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। बात है 16 फरवरी 1527 की। बाबर दिल्ली का शासक है, ये भेजता है सेनापति अपने सेनापति मेहंदी हसन को। बाबर का सेनापति कौन है? मेहंदी हसन। ठीक है। और यहाँ पे सांगा इस पे कर देते हैं आक्रमण, और यहाँ पे इसकी हो जाती है हार। अब क्या है कि मेन युद्ध होता है वो होता है खानवा का युद्ध, जो इम्पोर्टेंट है। इसमें बाबर खुद आता है स्वयं वहाँ पे चल के, और वहाँ पे ये जितने भी उनके सैनिक है हार मान जाते हैं एक बार, क्योंकि राणा सांगा के साथ सभी जगह के शासक थे, बीकानेर मारवाड़ के और गोगुंदा सादड़ी के, वो हम पढ़ेंगे कौन कौन थे। और एक बार तो बाबर की सेना पूरी हार मान जाती है, लेकिन फिर भी वह ये नारा लगाता है कि कोई जिहाद का नारा लगाता है, त्याग कर समाप्त और सोमरस नहीं पिएगा। ये खानवा का युद्ध सबसे इम्पोर्टेंट है, खानवा का युद्ध। तो ये पढ़ते टाइम आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि ये कब लड़ा गया। तो ये लड़ा गया 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 ईस्वी को किस किस के बीच लड़ा गया? महाराणा सांगा और बाबर। तो मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा और यहाँ पे दिल्ली का है बाबर। विल चेंज पेन कलर। और इस युद्ध में क्या होता है कि तुल्लू नुमा पद्धति, मतलब गोला बारूद, तुल्लू नुमा पद्धति, तुल्लू नुमा पद्धति, तुल्लू नुमा युद्ध पद्धति होती है ये। इसकी वजह से ये तोप वगैरह का इसका यूज करने के कारण ये युद्ध बाबर जीत जाता है, और इसमें महाराणा सांगा घायल हो जाते हैं गंभीर रूप से। इसके बाद ये क्या करते हैं कि एक प्रथा होती है पाती पेरवन की। कौन सी प्रथा? पाती पेरवन। इसके तहत ये अपने जो
राज चिन्ह है, राज चिन्ह किसे दे जाते हैं जो मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा युद्ध में। ये राज चिन्ह सादड़ी के झाला अज्जा को देते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में, सादड़ी के झाला अज्जा। तो ये तुलुनुमा पद्धति से ये युद्ध बाबर जीत लेता है और महाराणा सांगा इस युद्ध में हार जाते हैं। लेकिन इनके शरीर पे 80 घाव पड़ जाते हैं, इसलिए इसे सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है। और इसमें जो इनके साथ शासक थे वो हम देख लेते हैं कौन कौन थे। राणा सांगा, तो ये एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें पूरा मेवाड़ मारवाड़ बीकानेर सारे शासक एक साथ थे मुगलों के अगेंस्ट। पाती पैरवन की प्रथा अपनाई थी। इसके अंदर सभी एकजुट होकर लड़े थे। इसमें आमेर से लड़े थे पृथ्वी सिंह, बीकानेर का कल्याणमल, इनके यहाँ नाम आपको याद होना चाहिए। बीकानेर का कल्याणमल, मारवाड़ का मालदेव, चंदेरी का मेदिनी राय, सादड़ी का जाला अज्जा, सादड़ी का जाला अज्जा, गोगुंदा से जाला सज्जा, गोगुंदा से जाला सज्जा। इसके बाद आता है बिजोलिया से अशोक परमार। बिजोलिया कौन से कौन आता है? अशोक परमार। अजमेर से करमचंद पवार, अजमेर से करमचंद पवार। मेवात से हसन खां, मेवात से कौन आता है? हसन खां। और महमूद लोधी। अब ये महमूद लोधी कौन है? ये है इब्राहिम लोधी का छोटा भाई महमूद लोधी। ठीक है। अब ये इतने सारे शासक महाराणा सांगा के साथ थे, लेकिन जो तुलुनुमा पद्धति है गोला बारूद वो यूज़ करने के कारण बाबर ये युद्ध जीत लेता है। अब ये जो अपने एग्जाम में पूछा जाता है, ये राज चिन्ह किसको देता है? सादड़ी के राज चिन्ह, ऊपर भी मैंने लिख दिया था, झाला अज्जा को दे देते हैं महाराणा सांगा। ठीक है, ठीक है। तो राणा सांगा अपने जाने के बाद वहाँ से राज चिन्ह दे जाते हैं झाला अज्जा को, और ये चले जाते हैं यहाँ से। बसवा नामक जगह है एक दौसा में, वहाँ अब वहाँ पे है एक चबूतरा। और ऐसा बताया जाता है कि 1528 में इन्हें कालपी में जहर देके मार दिया गया। इन्हें इसलिए मार दिया गया क्योंकि
ये क्या है कि बिन चित्तौड़ जाने से मना कर रहे थे, बिना जीते युद्ध का बदला लिए। ठीक है, तो इन्हें जहर, इनके सामंतों द्वारा जहर पिला दिया गया धोखे से। ठीक है, और इनका जो दाह संस्कार है वो हुआ मांडलगढ़ में। कहाँ पे हुआ? मांडलगढ़ भील हुआ, मांडलगढ़। और राणा सांगा का यहाँ पे मांडलगढ़ में स्मारक भी बना हुआ है, राणा सांगा स्मारक। राणा सांगा का यहाँ पे बना हुआ है स्मारक। अब इसके बाद जो प्रमुख शासक आता है वो आता है रतन सिंह द्वितीय। ठीक है, रतन सिंह द्वितीय की क्या भूमिका रहती है? ये सिर्फ बंदी करता है एक, और इसमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहती। के बाद आता है शासक, हम पढ़ेंगे। वो जो रतन सिंह है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया था राणा सांगा तक, और ये महत्वपूर्ण कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।